नमस्कार दोस्तों, मैं सोम पवार द एम रिमाइंडर क्लास से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एमपी जीके। तो एमपी जीके में हम देख लेते थे एमपी में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। मध्य प्रदेश का गठन। तो थोड़ी बहुत एमपी की पहले जानकारी मैं दे देता हूं आपको। तो मध्य प्रदेश नाम क्यों हुआ। तो ये भारत के सेंटर में केंद्र में होने के कारण इसके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे मध्य प्रदेश की संज्ञा दी है। हार्ट ऑफ प्रदेश कहा गया है। इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। इसे बैक टाइगर भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपने यहाँ तक की जानकारी देखी है। तो और मैं बताता हूँ स्वतंत्रता पूर्व मध्य प्रदेश कैसे दिखता था। तो उससे पहले हमारा मध्य प्रदेश इस प्रकार दिखता था। मध्य भारत, भोपाल, विंध्य प्रदेश, बघेलखंड, सेंट्रल प्रोविजन बरार, महाकौशल छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, बरार, विदर्भ। तो आगे देखते हैं हम स्वतंत्रता के उपरांत मध्य प्रदेश किस प्रकार दिखता था। तो सन 1950 में राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। तो इसका निर्माण जो है भाषाई के आधार पर हुआ था। और इस राज्य के निर्माण में तत्कालीन सीपी एंड बरार में सेंट्रल प्रोविजन बरार था, जिसको भाग ए में रखा गया था और इसकी राजधानी नागपुर थी। मध्य भारत के भाग में पाटवी को रखा गया और इसकी राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी। तो ग्वालियर जो है ठंड के समय में राजधानी हुआ करती थी और इंदौर जो है गर्मी के समय में हुआ करती थी। फिर इसमें विध्य प्रदेश को हमने पार्ट सी के भाग में रखा गया था और जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। और हमने साथ में इसको भोपाल भी रियासत भी इसमें पार्ट सी के अंदर ही आती थी। तो दोस्तों आप तक ने यहाँ तक देखा। इससे और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर पंडित दिनेश शुक्ला का पहला भाषण लाल परेड ग्राउंड पर हुआ था। उसके बाद में हमारा यहाँ देखते हैं तो 31 अक्टूबर रात 12 बजे राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमण को शपथ दिलाते हुए हमारे मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्ला जी। तो आगे देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमण 1 नवंबर 1956 को लाल परेड ग्राउंड पर सलामी लेते हुए यहाँ तक देखा होगा कि इस चित्र में हमारे जो प्रथम नवगठित मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद है और इसमें यहाँ पे देखें इन माता जी को। तो ये है हमारे रानी, दाएं से बाएं देखने पर पाते हैं कि रानी पद्मावती देवी जी और है और उन्हीं के पास में बैठे हुए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंडित दिनेश शुक्ला जी। तो दोस्तों आपने यहाँ तक देखा। तो हम देखते हैं कि वर्तमान मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले एवं उनकी विशेषता के बारे में बतलाएंगे आपको। तो दोस्तों वर्तमान मध्य प्रदेश का मानचित्र आपके सामने है। यहाँ पर हमारा संभाग 10 है, जिले 52 है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर हर संभाग को अलग अलग रंग से क्यों प्रदर्शित कर रखा है। तो दोस्तों इसलिए कर रखा है क्योंकि आप इस हर रंग को हर संभाग में दर्शाया गया है क्योंकि आप को समझने में आसानी होगी और आपको याद करने में आसानी होगी। तो देखते हैं हम चंबल संभाग के बारे में। तो चंबल संभाग हमारे यहाँ से उत्तर में शुरू होता है और इसमें 3 जिले होते हैं। तो मुरैना, भिंड, श्योपुर ये तीनों जिले चंबल संभाग में आते हैं और हमारा चंबल संभाग खत्म होता है। तो दोस्तों हम इसके बाद उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं तो हमारा ग्वालियर संभाग आता है और ग्वालियर में भी 5 जिले होते हैं। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। तो दोस्तों हमारे ग्वालियर संभाग भी खत्म हो गया। हमारे तीसरा संभाग शुरू करते हैं हम उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में 7 जिले होते हैं जिसको हम शुरू करते हैं नीमच से। तो नीमच, दूसरा मंदसौर, तीसरा रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगरमाला। इस प्रकार हमारा उज्जैन संभाग कंप्लीट हुआ है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम तो इंदौर संभाग की तरफ। तो इंदौर संभाग में 8 जिले होते हैं और इसे वैश्विक राजधानी भी कहा जाता है। तो इंदौर जिले के हम शुरू करते हैं इंदौर जिले से। प्रथम, दूसरा झाबुआ, तीसरा अलीराजपुर, चौथा बड़वानी, पांचवा बुरहानपुर, छठा खंडवा, सातवां खरगोन और इस प्रकार 8वां जिला जो हमारा धार है। इस प्रकार हमारा इंदौर संभाग कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भोपाल संभाग की ओर। तो भोपाल संभाग में 5 जिले होते हैं जिसमें हम शुरू करते हैं राजगढ़ से, जो आपको समझने में आसानी होगी। तो हम राजगढ़ से गए, राजगढ़ से फिर वापस सीहोर आए, सीहोर से हम वापस रायसेन गए, रायसेन से विदिशा गए, विदिशा से आते हुए हम वापस भोपाल में आ गए और हमारा भोपाल संभाग भी यहाँ पर खत्म होता है, कंप्लीट होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर नर्मदापुरम संभाग में। ये रायसेन के नीचे ही अपने नर्मदापुरम संभाग शुरू होता है होशंगाबाद जिले से। तो होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, इस प्रकार हमारा नर्मदा संभाग पूरा हुआ और इसमें 3 जिले होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सागर संभाग की ओर। तो सागर संभाग में हम देखते हैं कि हम सागर संभाग से ही जिले से ही शुरू करते हैं। तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इस प्रकार हमारा सागर संभाग कंप्लीट होता है और इसमें 6 जिले होते हैं। उसी के बाद हम चलते हैं दोस्तों, उसी के बाद हम चलते हैं जबलपुर संभाग की ओर और जबलपुर में 8 जिले होते हैं। तो देखते हैं हम 8 जिले कौन कौन से हैं। जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और कटनी। तो इस प्रकार हमारे जबलपुर संभाग के लिए भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं रीवा संभाग। रीवा संभाग आप देख रहे हैं पूर्व की दिशा में है, जिसे बगलपन के पठार के अंदर बसा हुआ है। तो इसमें सतना,
रीवा, सीधी, सिंगरौली, ऐसे 4 जिले कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद हमारा लास्ट बचा हुआ 10वां संभाग है शहडोल संभाग। तो शहडोल संभाग में 3 जिले होते हैं, उमरिया, अनूपपुर, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, और शहडोल जिला, जिससे हमारा शहडोल संभाग भी खत्म होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक के देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि हमारा अगला नया वीडियो आने वाला है उज्जैन संभाग, जिसे हम इससे पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको आसानी होगी। जैसे वो आएगा आपको मालूम हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।